चिकित्सक एमडीएम हॉस्पिटल डॉक्टर जी.डी. कुलवाल सर। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बड़ी जटिल परिस्थिति में आपका काम होता है, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनी रहती है जी। आधा मरीज तो इसी से ठीक हो जाता है जी। और ये जरूरी भी है डॉक्टर साहब? बिल्कुल जरूरी है सर, क्योंकि डॉक्टर का व्यवहार मरीज को ठीक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और जो आपका फील्ड है उसमें तो शारीरिक जो आपकी भाव भंगिमाएं हैं वो बड़ा असर डालती है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे महामारी में मानसिक स्वास्थ्य जी क्या हो, क्या प्रॉब्लम्स होती है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या लक्षण रोकथाम के उपाय है। तो कौन कौन सी बीमारियां होती है सर, ये मानसिक व्याधियां? देखो, मानसिक व्याधियां वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, जैसे चिंता, घबराहट, बेचैनी, अवसाद, उदासी, टेंशन, या स्कूल की परेशानी, बच्चों की परेशानी, लर्निंग डिसेबिलिटी जो उनमें समझ में नहीं आता, पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते या एक सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं। बड़े बुजुर्गों में भूलने की प्रवृत्ति, अल्जीमर डिजीज, सामान्य वयस्कों में अवसाद है, बिल्कुल मेंटल ब्रेकडाउन, सिजोफ्रेनिया, एमडीपी टाइप या इस तरह की है, नशे की प्रवृत्तियां हैं और आज के जमाने की जो है वो इंटरनेट एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है, ये व्यावहारिक एडिक्शन, ये भी एक नई समस्या मानसिक रूप से हुई है। अच्छा, मोबाइल एडिक्शन भी इसी में आ गया? बिल्कुल, वो भी एक मोबाइल एडिक्शन भी है जो हर 2-3 मिनट बाद अपना मोबाइल चेक करते हैं। जी, 2-3 मिनट नहीं, मिनट में चेक करते हैं, 2-3 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ये कोई ऐसा सर यहीं से शुरू करते हैं? क्या ऐसा केस भी कोई आया है या आने लगे? आते ही रहते हैं आजकल, तो बहुत केस आ रहे हैं और खासतौर से 5 से 15-20 साल की उम्र के बच्चों में तो ये एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया है। अभी कल ही एक बच्ची देखी है, वो कह रही चाहे मैं मर जाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, पर मैं मोबाइल 1 सेकंड नहीं छोड़ूंगी। सर इसका कोई क्या लॉजिक क्या रहता है? लॉजिक इसका यह है कि हम बच्चों को सुविधाएं देने की वजह के कारण या अपनी असुविधा न हो पेरेंट्स की, इसलिए वो उनको टालने के लिए बच्चों को वो फैसिलिटीज तो दे देते हैं पर उनके जो बेसिक कार्य हैं, उनकी जो पढ़ाई है, कामकाज है, सोना उठना बैठना, सामाजिक गतिविधियां, उन पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे क्या होता है, अपने ही मोबाइल में खो जाते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जब जो कोई चीज दिखती है और उसकी आवाज जब आती है ना, तो दिमाग पे सीधा असर डालती है, तो उस चीज में वो उसको मजा आने लगता है। फिर तरह तरह की वीडियो है, वीडियो गेम्स हैं, कई तरह की उसमें उल्टी सीधी न्यूज वगैरह, फेक न्यूज ये वो आती है, पर बच्चों का कच्चा मन उसको समझ नहीं पाता कि ये फेक है, मर्यादित है, प्रॉपर है कि नहीं है, प्रोटोकॉल के तहत है कि नहीं, बट वो तो उसी को सही समझ के उसी में उलझता चला जाता है। डॉक्टर साहब, ये भी देखा कि बहुत छोटे बच्चे जो दूध पीते बच्चे हैं उनको दूध पिलाने के लिए भी उनके हाथ में या उनके आगे मोबाइल रखना पड़ता है। वो इसलिए रखना पड़ता है ना कि माँ बाप अपना शॉर्टकट ढूंढते हैं एक्चुअल में। बच्चे को तो पता ही नहीं कि मोबाइल होता क्या है, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, ये डोंट नो, पर वो क्या होता है कि पेरेंट्स के भाई इजीली दूध पी लेगा, उससे क्या होता है कि वो जो उसमें चमक होती है, जो उसमें पिक्चर मूव करती है ना, वो बच्चे के दिमाग पे सीधा असर करती है, तो बच्चा उस पर कंसंट्रेट हो जाता है। जब वो कंसंट्रेट हो जाता है, आप इजीली उसको मुंह में डालते जाओ, वो मशीन जैसे मुंह खोलता जाता है, आप चम्मच लगाते जाओ, मुंह खोलता जाता है, चम्मच लगाते जाओ। वो खा लेता, माँ समझती है कि ये मोबाइल की वजह से हो रहा है, इसलिए खा रहा है, जबकि वो उस चीज पे उलझ गया है, उसकी कंसंट्रेशन वहां केंद्रित हो गई है। अब वो ये नहीं समझ रहा कि ये मोबाइल मेरे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक, वो तो आप तय कर रहे हो और आप अपनी सुविधा के लिए कि भाई मेरा काम इजी हो जाएगा, इसलिए आप उस बच्चे को वो चीज दे देते हो। डॉक्टर साहब, इसी की आदत पड़ जाती है। यही से एक सवाल और है कि क्या ऐसी दशा में जो बच्चा भोजन ग्रहण करता है, दूध पीता है, क्या वो उतना असरकारक होता है जो आम? नहीं, खाना तो असरकारक करेगा पर उसकी मानसिक स्थिति पे धीरे धीरे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आप उसको दूसरी गतिविधि में उलझा करके भी तो खाना खिला सकते हैं। आप खुद गाना बोल सकते हैं, कुछ लोरी गा सकते हैं, छोटे मोटे हाथों पैरों से आप थोड़ी बहुत भंगिमाएं जैसे कहते हैं ना, अपन मूव कर सकते हैं बॉडी को, उस चीज से कर सकते हैं। खिलौना दिला करके उसको कर सकते हैं, कोई टॉय चला सकते हैं, कोई कार चल रही है, कोई मोटरसाइकिल चल रही है, कोई छोटा मोटा खिलौना चल रहा है, उस तरह की चीज दिखा करके भी तो हम कर सकते हैं। उसकी कंसंट्रेशन से तो हमारा मतलब होता है, पर हमारे पास क्या इजीली अवेलेबल है और शॉर्टकट है, उसमें कोई भी चीज लगा दी आपने, जरा सा बटन दबाया, कुछ ना कुछ चालू हो ही जाता है, वो उसके लिए लंबे टाइम के लिए मानसिक विकार का कारण बन सकता है। 2 बातें हमेशा याद आती है डॉक्टर साहब। पुराने जमाने में सुना करते थे कि गांव की औरतें खासतौर पे कामकाज करने से पहले बच्चों को सुलाने के लिए थोड़ा सा अफीम, वो ऐसा होता था उन दिनों में। मेरे को भी याद है, हमारी दादी जी भी कभी कभी ऐसा करती थी कि बच्चा ज्यादा शैतान हो रहा है या बच्चा ज्यादा कंट्रोल में नहीं आ रहा है या बच्चे को बहुत ज्यादा रिपीटेडली दस्त हो रहे हैं, तो वो कहती थी सब अमल का पानी घोल के चटा दो जरा सा, ऐसा वो मेरी दादी जी भी कहती थी। उससे क्या होता है कि अमल जो होता है ना, ओपियम जिसको कहते हैं, वो आंतों पर असर करता है सीधा जाके, तो आंतों से वो क्या उसको रोक देता है ना, तो वो कॉन्स्टिपेशन कर देता है, मतलब बच्चे के दस्त रुक जाते हैं और उससे थोड़ी सी नींद भी आ जाती है, हल्की सी सुस्ती, डलनेस। तो उससे क्या होता है कि बच्चा अपने शांति से अपना खेल रहा है या बैठा रहता है या सो जाता है, तो माँ को काम करने में इजी होता है। पर वो उसको ओकेजनल
कभी कभी यूज करती थी। ये मैंने खुद ने पर्सनली भी अनुभव किया हुआ है जी। हमने खुद ने देखा है मेरी दादी जी को, और हमने खुद ने महसूस किया है। वो रेगुलर नहीं देती थी, उसकी एडिक्ट नहीं बनाती थी कभी भी। जी। अच्छा, जो बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, फिर स्क्रीन के एडिक्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे वही बच्चे जो दूध पीते समय उनको मोबाइल चाहिए, जी, आगे खाना खाने वक्त भी उनको मोबाइल चाहिए, जी, ये जो एडिक्शन होता है, जी, क्या क्या नुकसान देता है? ऐसा है कि उसके डेवलपमेंट में उसका नुकसान बढ़ता है। तो सबसे बड़ा उसकी जो कंसंट्रेशन है वो एक लिमिटेड फील्ड की तरफ बढ़ने लगती है। तो उसकी जो एक लर्निंग जो होती है ना, एक उसकी मतलब वैरायटी जो एक चीज सीखना चाहिए बच्चे को, सारी दुनियादारी सभी सीखनी है उसको, तो जी, उससे उसका लिमिटेशन बढ़ जाता है। दूसरी चीजों की तरफ वो इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाता जितना स्क्रीन पे करता है। ऑफ द स्क्रीन कोई चीज होगी, जैसे समाज में मिलने जुलने जाना है, शादी ब्याह में जाना है, पार्टी में जाना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, दर्शन करने जाना है, लोगों से मिलने जाना है, होली दिवाली लोगों से मिलना है, वो उसको अवॉइड करता है। जी। तो जब तक आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यदि समाज से दूर रहेगा तो उसका व्यवहार कैसा होगा? जी। और उसी वजह से बच्चा भी धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको आप जैसे स्क्रीन से हटाते हो और कहते हो नहीं भाई अंकल आए मिलो, चलो शादी में चलते हैं, तो कहते नहीं आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं बैठा हूं, मैं तो अपना लैपटॉप देख रहा हूं, ये कर रहा हूं। तो वो उन चीजों को अवॉइड करता है। तो जो एक चहुमुखी विकास बच्चे का जो होना चाहिए ना, उसको हम कहीं न कहीं उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो हमें बाद में जब वो बच्चा यंग होता है तब उसकी जो पढ़ाई लिखाई कैपेसिटी, पब्लिक डीलिंग, समाज की डीलिंग, ये सब चीजें जब सामने आती है ना, तब हमें लगता है कि ये गड़बड़ हो गया। जैसे कल मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया था, वो अब कुछ भी करने को तैयार है पर मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं है। 3 दिन से वो पानी नहीं पी रही थी, 3 दिन से वो खाना नहीं खा रही थी। बड़ी भयावह स्थिति थी। कोई जमाना में ये कहा करते थे कि आदमी जो है सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल सामाजिक प्राणी कर रहा है, पर वो समाज उसका उसमें सिमट करके एक छोटे से बॉक्स में आ गया। उस समाज में वो इतना डूब गया है कि वास्तविक समाज को, जबकि जीने का मजा जब तक आप भौतिक रूप से सामने नहीं मिलते हैं, आपकी भावनाओं को आप शेयर नहीं करते हैं, तब तक आपको जीने का वो क्वालिटी, वो मजा, या जो उसका कहते हैं ना बहुत बड़ा जो रूप जो है ना, वो समझ में नहीं आता है, न उसका मजा आता है। जैसे आप मान लो कोई टीवी का प्रोग्राम देखते हैं, आपने क्रिकेट ही देख रहे हैं, उसमें किसी खिलाड़ी ने चौका लगाया, छक्का लगाया, आप अकेले बैठ के देख रहे हो तो देख रहे हैं बस, ठीक है। और जब 4 जने बैठते तो मजा आता हो, चौका लगाओ, छक्का लगा, मतलब वो एक अंदर से एक फीलिंग आती है ना, बिल्कुल सही कहा, वो इमोशनल फीलिंग आपको प्लेजर देती है। वो आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी होती है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में मानसिक रोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसी वजह से भी जो पेंडेमिक का जो पीरियड आया अभी, जो महामारी का समय चल रहा है, इसमें भी ये बहुत ज्यादा ऑनलाइन पढ़ाई और ये सब मिला करके मोबाइल एडिक्शन इतना हो गया कि वो सामाजिक गतिविधियां, लोगों से फिजिकली मिलना, लोगों की भावनाओं को समझना, वो हो ही नहीं पा रहा है। बड़े लोग तो चलो ठीक है, इतने टाइम तक देखते आ रहे थे, आगे भी देख लेंगे। बच्चे जो सीख रहे हैं उनको तो लगता ही नहीं कि हमें मिलना चाहिए समाज में किसी से, उनको वो आवश्यक कदम ही नहीं लगता है। जी। और इसका मतलब कितनी भयावह स्थिति है डॉक्टर साहब। ये स्थिति जब आ गई, जो बच्ची का केस आप बता रहे हैं जी, इससे फिर से आप लौटा लाए जी, कितनी संभावना रहती? देखो उसमें डिपेंड करता है कि उनके एक तो माँ बाप कितना उसके लिए तैयार होते हैं जी, कितना वो उसको सहने को तैयार होते हैं। क्योंकि आप कोई भी चीज दे करके जब वापस लेते हैं ना जी, तो देने वाले को उसमें तकलीफ होती है। आप पूछिए, आज आपको सरकार तनख्वाह देती है, आपको 2 महीने बाद कहते तनख्वाह नहीं देंगे तो आप भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो बच्चे को तो बिल्कुल एडिक्ट हो गया, वो तो आदी हो गया, उसको छुड़ाएंगे तो नेचुरल वो चिड़चिड़ा भी होगा, थोड़ी तकलीफ भी पाएगा, इरिटेबल भी होगा, गुस्सा भी करेगा, हो सकता है छोटा मोटा मानसिक अवसाद भी उसको हो जाए जी। तो इस चीज के लिए माँ बाप को तैयार होना जरूरी है कि वो इस चीज को बर्दाश्त करें कि हमें तो ये करना है, तो हम इस चीज को बर्दाश्त करेंगे जी। दूसरा, उस बच्चे की पसंद की वो चीज करें। जैसे उसको कोई भी और चीज पसंद है, मान लो ये तो एक अलग चीज जिसको हम हटाना चाह रहे हैं जी, उसके अलावा तो बच्चों को पसंद होगा कोई गेम खेलना, कोई कविता पढ़ना, कोई गाना सुनना, कोई टॉयज खिलौना वगैरह, कोई और भी चीज चाहते होंगे, तो वो उसको प्रोवाइड करें, टाइम टू टाइम उसको दें, उसको अपनी सारी पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करें जी। उस पर चिड़े नहीं, उसको बार बार में डांटे नहीं, उसको बार बार में दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें। कंपेरिजन जहां बच्चों में आपने शुरू कर दिया ना, बच्चे में हीन भावना शुरू हो जाती है जी। इसलिए वो फिर वो उसी चीज की तरफ बढ़ता है जो सबसे इजीली अवेलेबल है। यानी कि परिवार की भूमिका बड़ी जी, परिवार की भूमिका बहुत बड़ी है। इलाज अपनी जगह है, जैसे हम कोई दवाई से इलाज करेंगे या काउंसलिंग से करेंगे, साइकोथेरेपी से करेंगे, वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट हिस्सा आपका परिवार का वातावरण, परिवार के लोगों का सहयोग, वो जरूरी है। जैसे आप कितनी भी उपजाऊ जमीन हो जी, उसमें जब तक जमीन उपजाऊ नहीं होगी, आप कितना ही बढ़िया बीज डाल दें जी, जमीन उपजाऊ है तो आपका बीज जो फलेगा तो पेड़ भी अच्छा निकलेगा और फसल भी अच्छी निकलेगी। बिल्कुल कोई चीज इसमें। अच्छा, एक शब्द अभी आपने इसमें काम में लिया, अवसाद, डिप्रेशन जी, ये क्या होता है? अवसाद मतलब एक नेगेटिव जो होता है ना, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, मैं खराब हूँ, मेरा मन खराब है, मेरा शरीर खराब है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं किसी के लायक नहीं हूँ,
सब चीजें मेरे को नेगेटिव नजर आ रही है, सारी बातें मतलब खुद के लिए भी वर्ल्ड के लिए भी, उसको सेल्फ नेगेटिव वर्ल्ड नेगेटिव, मतलब दुनिया भी खराब है, कोई काम की नहीं, अब दुनिया में क्या रखा है, जीने का कोई मतलब नहीं, ये जो चीज बढ़ती जाती है। वो गाना तब सब याद करते हो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, बिल्कुल। वो अवसाद का रूप धीरे धीरे बढ़ता जाता है, गंभीरता बढ़ती जाती है। बड़े डरावने आंकड़े हैं डॉक्टर साहब जी। इंडिया में जितने भी लोग हैं जी, टोटल जो लोग हैं जनसंख्या, उसमें 6.5% लोग अवसाद के शिकार हैं जी, और प्रति लाख उनमें से प्रति लाख 11 लगभग 11% लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो बड़ा ही डरावना है ये। वही तो कह रहा हूं ना, ये जो अवसाद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना जी, तो वो उसको वर्थलेस, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे जीने का कोई महत्व नहीं है, दुनिया में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, दुनिया हमारे लिए एक बेकार हो गई है, हम किसी के लायक नहीं, हम किसी पे बोझ बन गए, हम बर्डन नहीं रहे, इसलिए उसको लगता है कि अब मेरा जीना किसी मतलब का नहीं है, इसलिए मर जाना ही मेरा अच्छा है। ये उसके दिमाग में विचार आता है। यदि उस मोमेंट पे उसको रोक करके हम उसको सही सलाह दें, उसको जीवन की सीखने की चीज दिखाएं, उसको जीवन का महत्व समझाएं, उसको जीने की कला उसकी चेंज कराएं, जीने का उसका जो सोच है उसको बदलाव करें, तो वो वापस से उसी लाइन पे वापस आ सकता है। बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है ये। डॉक्टर साहब, श्रोताओं को आज ये बता दें कि हमारे साथ है वरिष्ठ मनोचिकित्सक एमटीएम हॉस्पिटल डॉक्टर जीडी कुलवाल। आप उनसे अपनी समस्याएं सिर्फ मनोचिकित्सा को लेकर शेयर कर सकते हैं, बात पूछ सकते हैं। हमारे नंबर आपको बता दें 2555-952 और 2555-972। लोग फोन करें, तब तक एक छोटा सा गाना सुनते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। डॉक्टर जीडी कुलवाल सर हैं, लाइन के जरिए कोई जुड़ा है हमसे। हेलो हेलो जी, नाम बताएं और आप पूछे सवाल डॉक्टर कुलवाल से। जय हिंद सर, तेजान चालू बात कर रहा हूँ जी। नमस्कार। हेलो हाँ बोलिए। तेजान जी पूछिए सवाल, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, अभी जो ये महामारी फैली थी उसमें हमारी सारी दिनचर्या जो है जी वो परिवर्तित हो गई है जी। कुछ काम हम मनोरंजन के लिए जो करते थे वो छूट गए जी, और जो कुछ काम हम अपने दिनचर्या के लिए करते थे वो छूट गए जी। तो इस महामारी के इस प्रकोप में हमें किस तरह से इस दिनचर्या को पुनः
धर्रे पर लाना है, इसके लिए कुछ आप बताएं। ऐसा है, ये जो महामारी के दौरान हमारी जो दिनचर्या परिवर्तित हुई है ना, वो क्या है कि हमारा काम और बाहर सोशल एक्टिविटीज कम हो गई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ मिल बैठ के हम प्रोग्राम बनाएं। जैसे सुबह सबको एक टाइम छूटने की हम कोशिश कराएं, और फिर बाद में उसके बाद में कोई पूजा अर्चना, कोई एक्टिविटी, भजन कीर्तन या कोई योगा अभ्यास या कोई एक्सरसाइज, ऐसा कोई चीज शुरू करें जिससे सबका इन्वॉल्वमेंट हो, तो सबको अच्छा फील हो। हम क्या होता है कि एक चीज में अपने अपने में सिमट के बैठ जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारा दिन खराब हो गया, हमारी दिनचर्या बेकार हो गई है। उस समय को इन्वॉल्व करें, सब लोगों को सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। मान लो आपको घर को व्यवस्थित करना है, घर में साफ सफाई करनी है, सामान जमाना है, या आपके जो आजकल विभिन्न तरह के कार्ड होते हैं, कोई एटीएम कार्ड है, कोई बैंक का कार्ड है, कोई पैन कार्ड है, कोई ड्राइव कार्ड है, कोई ये है, उनको आप व्यवस्थित जगह एक जगह फाइल बना के रखने का प्रयास करें। ये समय उनमें लगा सकते हैं जिससे कि आपकी दिनचर्या, जो समय आपको लग रहा है कि खराब हो रहा है, उसको खराब नहीं मान के उसको यूटिलाइज करें। एक समझें कि आपको ऊपर वाले ने कुछ मौका दिया कि आप अपनी तरह को पावर्स पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से। जिन लोगों से परिवार के सदस्य आप दिन भर बाहर रहते हैं, या तो मोबाइल पे या काम के बहाने या किसी तरह से आप उनसे दूर होते जा रहे हैं, आप उनको वापस जोड़िए अपने से, उनसे मिलिए, घर में बच्चों को शामिल कीजिए, आपकी एक्टिविटीज में परिवार के सदस्यों में शामिल कीजिए, हो सके और आपका मन हो थोड़ा सा कोशिश करें तो घर के किचन में भी हाथ बटाइए, क्या नुकसान है। बिल्कुल सबको एक फीलिंग आएगी, इमोशंस की जो भावना आती है ना, भावनात्मक लगाव, वो आपको कहीं न कहीं से मजबूत रखेगा। तो ये समय निकल जाएगा, तो आपकी भावनात्मक मजबूती यदि बनी रहेगी तो आप इस समय को निकलने के बाद भी वही दिनचर्या, वही सब कुछ जी सकेंगे जो परिवार समाज में होना चाहिए। एक और कॉलर जुड़े हैं हमसे। जी, हेलो। नाम बताएं अपना। मैं चंपालाल XLPM बोल रहा हूँ सर, केके से। जी चंपालाल जी, सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। मैं XLPM चंपालाल बोल रहा हूँ सर। हमारी पोती है 3-4 साल की जी, वो मोबाइल बिना खाना ही नहीं खाती है। हाँ तो ऐसा है, आपने उसको जब से वो खाने की कोशिश करने लगी होगी, या उसकी जो माँ है या दादी है जो भी है, वो अपना समय बचाने के लिए, अपना काम आसान करने के लिए बच्चे को मोबाइल दिखाते हैं। तो बच्चा क्या, उसमें जो चलती फिरती चीज नजर आती है, उसकी जो चमक होती है, उसकी जो आवाज होती है, उसमें जो अलग अलग तरह के जो चित्र चलते रहते हैं ना, वो बच्चे के दिमाग पे बहुत गहरा असर करते हैं। तो बच्चा उसकी तरफ बिल्कुल आकर्षित हो जाता है और केंद्रित हो जाता है। उस केंद्रित होने से आपको लगता है बच्चा शांति से खा रहा है, जबकि ये उसके दिमाग पे जोर पड़ रहा है। इसकी बजाय आप दूसरी चीज कर सकते हैं, कोई खिलौने के थ्रू आप बात कर सकते हैं, बच्चे को ध्यान बटा सकते हैं। आप कोई लोरी सुना के, गाना सुना के, कविता सुना के, भजन सुना के, या हल्की फुल्की बात करके, हल्की फुल्की भाव भंगिमाएं बना करके बच्चे के सामने आप उसको कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बच्चा खाना खाएगा। बच्चा नहीं समझ रहा है कि मोबाइल किस चीज की क्या काम की चीज है, पर उसका दिमाग कंसंट्रेट हो रहा है, इसलिए आपको लगता है वो शांति से खा लेता है, जबकि वो आपका सोच गलत है। जी, एक और कॉलर जुड़े हैं हमसे। जी, हेलो। हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं ये कह रहा था साहब, ये घबराहट होना ये भी मानसिक रोग के लक्षण है क्या? घबराहट शुरुआत में यदि घबराहट सामान्य है, किसी काम को करने की चिंता है हल्की फुल्की, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जरूरत से ज्यादा है और हमारे काम की प्रकृति को या काम के परफॉर्मेंस को बिगाड़ती है, तो फिर वो मानसिक डिप्रेशन की, एंजाइटी की तरफ बढ़ जाता है। जी, एक और कॉलर है। हेलो। नाम बताएं अपना। सर जी, गोपाल सिंह मंडोर से अर्ज कर रहा हूँ। हाँ बोल। मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि युवाओं के अंदर बढ़ते नशे की प्रवृत्तियों के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है जी, तो उनको कम करने के लिए या उनके लिए डॉक्टर साहब का क्या सुझाव है? उनके सुझाव यह है कि उसमें एक तो परिवार का सहयोग चाहिए, क्योंकि कोई न कोई पारिवारिक कारण से, सामाजिक कारण से, आर्थिक कारण से वो व्यक्ति नशे की तरफ बढ़ता है, या उसकी जो संगति है, दोस्त ग्रुप है, उसकी वजह से बढ़ता है, या पारिवारिक तनाव की वजह से आगे बढ़ता है। तो एक तो परिवार की परिस्थितियों को हम थोड़ा ठीक करने का प्रयास करें, उसको सहयोग करें, उसको नफरत नहीं करें कि भाई तूने नशा करने से लग गया है तो वो अपराधी हो गया, ऐसा नहीं माने उसको हम इलाज के लिए किसी मनोचिकित्सक को दिखा सकते हैं, हमारे फिजिशियन जो भी हमारा फैमिली फिजिशियन उनको दिखा सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं कि वो नशे की तरफ क्यों बढ़ा, और नशा लेने से उसको क्या तकलीफ हो रही है, और नशा छोड़ने से उसको क्या तकलीफ हो रही है। ये सब चीज को यदि हम मैनेज करें तो उसको नशे से छुड़ाया जा सकता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक परिस्थितियां, आपस का सहयोग, आपस का भावनात्मक लगाव, ये सब चीजें उसके लिए बहुत जरूरी हैं। एक और कॉलर आ गए हैं। हेलो जी, नाम बताएं अपना। नाम बताएं अपना। हेलो, शायद हमारी बात वो सुन नहीं पा रहे हैं।
नम्रता दवे ने एक सवाल पूछा है, बच्चों में जो पढ़ाई का प्रेशर होता है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? बच्चों में पढ़ाई का प्रेशर बच्चा नहीं समझ पाता है जी कि उसको पढ़ाई का प्रेशर है। हम उसको बार बार हैमरिंग करके बार बार करके पढ़ पढ़ पढ़, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं, देख उसका बच्चा ऐसे पढ़ रहा है, देख उसका बच्चा 6 घंटे पढ़ता है, देख उसका बच्चा 10 घंटे पढ़ता है। ये चीज हम बार बार उसको बोल के हम बच्चे को प्रेशराइज कर देते हैं, तो वो पढ़ाई का प्रेशर महसूस करता है कि यार मेरे पे क्या कमी है जो मेरे को बार बार इस चीज के लिए कहा जा रहा है। आप एक चीज तो आप स्वयं भी समझते हैं कि कोई भी आप ड्रेस पहने, चाहे आप खाना खाएं, चाहे आप शादी ब्याह का फंक्शन करते हैं, हर चीज एक व्यवस्थित होती है, हर चीज का एक रूप, एक तरीका होता है। आपको सजावट भी करनी तो एक तरीके से करते हैं, ड्रेस भी पहनते हैं तो मैचिंग की पहनते हैं, खाना भी कोई करते हैं तो कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, सब्जी के साथ नमकीन क्या होगी, मिठाई क्या होगी, हर चीज जब आप मैनेज करते हैं तो आप पढ़ाई के लिए भी तो बच्चे का समय 24 घंटे में से उसको मैनेज करना का प्रयास करें, क्योंकि बच्चे के लिए सोना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, मस्ती करना भी जरूरी है, उसको हर चीज जरूरी है। उस कॉम्बिनेशन में यदि आप उसको पढ़ाई को सेट करेंगे ना तो उसको मजा आएगा। जी। आप 24 घंटे जो उसको पढ़ाई का जो उसको प्रेशर दिमाग पे क्रिएट करते हैं ना, उससे क्या होता है कि बच्चा एक तरह से टेंस हो जाता है, एंग्जाइटी में आ जाता है, उससे उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी कहीं न कहीं गड़बड़ा जाती है, और उससे आपको लगता है कि हमारा बच्चा इतना होशियार था, अब इतनी पढ़ाई में कमजोर कैसे हो गया, नंबर कम कैसे आ गए। वो जितनी भी पढ़ाई कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें और उसको धीरे धीरे ये बताएं कि भाई आपको ये बहुत अच्छा आपने किया, इसको अब आप और बेहतर कर सकते हैं, इसको और अच्छा पढ़ सकते हैं, और अच्छा इसको परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये चीज उनको सिखानी पड़ेगी आपको, ताकि वो पूरे कॉम्बिनेशन के साथ, सोने के टाइम सोना भी जरूरी है, खेलने के टाइम खेलना भी। ये मत समझे कि सब वो 2 घंटे ज्यादा सो लिया तो उसका टाइम खराब हो गया, या उसने 1 घंटा गेम खेल लिया तो उसका टाइम खराब हो गया, या कोई घर में मेहमान आ गया तो उसका टाइम खराब हो रहा है। ऐसा ना समझे, टाइम खराब नहीं हो रहा है, उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। उससे हमारी जो भावनाएं हैं वो खुल के जब बाहर निकलती है ना, तो मन की कंसंट्रेशन, मन की प्रफुल्लता जब बढ़ती है तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो कम समय में पड़ी हुई चीज भी अच्छी काम आ जाती है। और यदि कंसंट्रेशन नहीं है तो आप 12 घंटे बच्चे को डंडे मार मार के पढ़ाने बैठ जाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं होने से वो नहीं पढ़ पाएगा, न उस समझ को चीज पाएगा और न उसको दिमाग में रोक पाएगा। डॉक्टर साहब, बड़े महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इन दिनों हम सुन रहे कि छोटी छोटी बातों को लेकर आदमी और खासतौर पे युवा सुसाइड कर लेते हैं। जी। तो सुसाइड करने वाला कोई साइन देता है क्या पहले? ऐसा साहब कि सुसाइड जो भी करना चाहता है या करने का प्रयास करता है वो कहीं न कहीं इंडिकेशन जरूर देता है। जी। ऐसा लगभग नहीं होता है कि कोई बिना इंडिकेशन के अचानक वो कर ले। कुछ दिन पहले से वो कहीं अपनी भावनाओं में उलझा हुआ होता है, कहीं नकारात्मकता में शिकार होता है और वो इंडिकेशन भी देता है। जैसे वो मान लो एग्जाम्पल, जैसे अपन मान लो जोधपुर में रहते हैं तो कोई व्यक्ति जो हमारा बहुत अच्छा प्रफुल्लित मिलने जुलने वाला अच्छा आदमी था, अचानक आजकल वो पूछता है यार ऐसे किला कितनी दूर है, किले की हाइट कितनी होगी, कायलाना कितनी दूर है यार, उसमें पानी कितना गहरा होगा। जो आम आदमी को उसके क्या मतलब कि भाई उसमें पानी कितना गहरा होगा, हाइट किले की क्या होगी, उसमें वो क्या करेगा। इसका मतलब उसके मन में कहीं न कहीं ये कंफ्यूजन चल रहा है, ये उथल पुथल चल रही है कि कहाँ मैं कर सकता हूँ ऐसा काम। तो उसके इस इंडिकेशन को समझना, परिवार के सदस्यों को, उसके दोस्तों को, उसके कलीग्स को, उसके जो प्रोफेशनल कलीग्स हैं उनको ये समझना होगा कि ये कहीं इंडिकेशन दे रहा है। ये मान के चलने 100% मोबाइल सुसाइड करने वाले कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिकेशन देते हैं। बात हमारे समझने की और तुरंत उस पर कार्रवाई करने की होती है। परिवार क्या भूमिका निभाए ऐसे वक्त में? परिवार इसमें निभाएगा कि यदि आपको उसके व्यवहार में कहीं से भी थोड़ा परिवर्तन लगता है, उसकी दिनचर्या में परिवर्तन लगता है, उसके बातचीत करने में परिवर्तन लगता है, उसके उठने बैठने, सोने पहनने, कपड़े पहनने, दाढ़ी बनाने में भी यदि आपको अंतर लगता है। जो व्यक्ति सप्ताह में 2 बार 3 बार दाढ़ी बनाता था, अब सप्ताह 10 दिन 15 दिन से दाढ़ी नहीं बना रहा है। जो कपड़े बड़े स्मार्ट तरीके से प्रेस करके पहनता था, अब वो जैसे मिल रहे हैं वैसे ही पहन रहा है, उसको उसकी चिंता ही नहीं कि उस पर दाग लगा हुआ है, उसकी प्रेस है कि नहीं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये कहीं न कहीं नकारात्मकता की तरफ जा रहा है, ये अपने रूटीन से क्यों हट रहा है। ये आपको परिवार के सदस्यों को ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि कम से कम 24 घंटे में एक समय ऐसा निकालना चाहिए जब परिवार के सारे सदस्य बैठ करके खाना खाएं या चाय पिएं या नाश्ता करें या शाम की चाय पिएं। क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आपके सामने कोई बैठेगा तो आपके उसको व्यवहार ऑब्जर्व करने से आ जाएगा, आपको लगेगा कि इसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन है, ये खोया खोया है, चिड़चिड़ा है, गुमसुम है, मिल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, प्रॉपर खा नहीं रहा है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये कहीं न कहीं नकारात्मकता की तरफ जा रहा है, तो आप तुरंत सचेत हो जाएंगे कि मुझे कुछ करना चाहिए। जी। क्या सिर्फ कुछ सेकंड में इसके जवाब आ सकते हैं? ये जो साइकोथेरेपी और लाइट थेरेपी क्या है? जी, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग वगैरह ये होता है कि जो व्यक्ति की प्रॉब्लम है उसको पहले पूरा डिटेल में बात की जाती है कि उसकी प्रॉब्लम किस एरिया में है, किस तरह की है, किस स्तर की है, किस लेवल की है, और उसके जो उसका शरीर, दिमाग और पढ़ाई लिखाई प्रोफेशन के हिसाब से क्या क्या उसमें समस्याएं हैं,
उन सबको एनालाइज करके फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको सजेशंस दिए जाते हैं कि भाई आपको इस तरह से डील करना चाहिए, इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस तरह का सोच रखने के प्रयास करना चाहिए, इस तरह से गतिविधि आपकी चेंज करनी चाहिए, आपकी कार्यप्रणाली ऐसी चेंज करनी चाहिए, आपका जो दैनिक दिनचर्या उसमें कुछ ऐसा चेंज करना चाहिए। इस तरह से उसको जो सजेस्ट करते हैं ना, उसकी समस्या के हिसाब से, परिवार की परेशानी के हिसाब से, उसको हम काउंसलिंग साइकोथेरेपी कहते हैं मोटे तौर पर। तो लाइट थेरेपी होती कुछ? लाइट थेरेपी कैसे मतलब? इसी की एक टर्म है, लाइट थेरेपी दी जाती है जो अवसाद में होते हैं। नहीं, लाइट थेरेपी अवसाद में नहीं होती है, वो बिजली के शॉक वाली ट्रीटमेंट होता है, इलेक्ट्रिक शॉक वाला। वो तो बहुत ही गंभीर स्थिति में और जहां हर तरह की दवाई कार नहीं कर रही हो और व्यक्ति बिल्कुल एकदम सुसाइडल उस पे ही हो, इंस्टेंट पे ही हो और उसका हर तरह से स्वयं का या दूसरे का नुकसान करने की स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में वो सोचते हैं। और लाइट थेरेपी जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके लिए काम में लेते हैं। जब उनको बच्चे को होते ही, जिसको पीलिया कहते हैं ना, कई बार पैदा होते ही पीलिया था, उसमें उसको सनलाइट की जगह उसको एक रोशनी देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज देते हैं, वो लाइट थेरेपी अलग होती है। चलिए, समय पूरा हो चुका है जी। सन फार्मा मुलाकात में दोस्तों आज हमारे साथ थे वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर GD कुलवाल साहब, MD हॉस्पिटल जो